कि मायावती जंगल में भी रैली करेंगी ना तो लोग वहां उन्हें सुनने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अभी तक मायावती की भावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। और सियासत में ये कह देना कि ये राजनीतिक दल खत्म हो गया है तो शायद ये भी बड़ी भूल होगी। तो इस बार चर्चे भाषण के नहीं, भीड़ के हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ में उस रैली की जो मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी ने आयोजित की थी। तमाम चैनल भीड़ को दिखा रहे हैं और विपक्षी पार्टी जब भीड़ को टारगेट करते हुए यह कह रही है कि भीड़ तो भाजपा की देन थी, जो भाजपा ने इस कार्यक्रम को सफल हो जाने दिया। और यह भी सही है कि ये रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंची है मायावती के एक आह्वान पर। और मायावती ने खुद बोला कि ये किराए पे लाई गई भीड़ नहीं है जैसे अन्य दल लाते हैं, और भी तमाम बातें रही हैं। लेकिन जिस तरह से विरोधी लोग या विरोधी दल इस बात को लेकर टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी का ट्वीट रहा हो या अजय राय प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट रहा हो या बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तो सीधा बोल दिया कि जो है आरटीओ के माध्यम से बसें गई, ये गई, और इतनी बड़ी रैली विपक्ष में रहते हुए मायावती नहीं कर सकी थी। इसमें भाजपा का कहीं ना कहीं हाथ है। रैली के सफल होने के कारण क्या रहे हैं और रैली में आखिर वजह क्या रही है कि इतनी बड़ी भीड़ पहुंची है, और दलित वोट का समीकरण क्या बनेगा 2027 के चुनाव में, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी की सियासत में जो कल हुआ वो आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ नया गुल खिलाएगा। नया गुल खिलाएगा। 2027 की बुनियाद रखी गई, ऐसा लग रहा है कि जो लंबे समय बाद जय बहन जी की जो रैली सफल हुई है, ये बड़ी बात है। लेकिन इस बार ये चर्चे भाषण के बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ के चर्चे हैं और विरोधियों के मुंह से हैं। कारण क्या है? देखिए 2012 में मायावती जी का जो शासनकाल था अनुज भाई वो खत्म हो गया था। तो इतने समय बाद, लगभग 12 साल के अंतराल के बाद मायावती इतनी भीड़ पहली बार जुटा पाई हैं। और मैं यदि ये कहूं कि सत्ताधारी दल यदि प्रधानमंत्री जी को बुलाए तो शायद इतनी भीड़ वहां भी नहीं आ सकती। और लखनऊ में चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री हो, इतनी भीड़ आना एक दिनों में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, हालांकि वो अंदर खाने लंबे समय से चल रहा था, उसमें कहीं मीडिया का प्रचार या सोशल मीडिया इस तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन इतनी भीड़ आना मायावती के लिए बड़ी बात माना जा रहा है। और लाखों की भीड़ जो बताई गई है, लोगों ने कहा कि भाई जो एजम्पशंस है हर व्यक्ति के कि इतनी भीड़ बहुत दिनों बाद देखने को मिली मायावती की रैली में। मैं इस पर ये कह सकता हूं अनुज भाई कि मायावती जंगल में भी रैली करेंगी ना तो लोग वहां उन्हें सुनने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अभी तक मायावती की भावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। और सियासत में ये कह देना कि ये राजनीतिक दल खत्म हो गया है तो शायद ये भी बड़ी भूल होगी। तो मायावती जी ने जो कल रैली की है वो ठीक है, काशीराम जी के पुण्यतिथि का अवसर था, लेकिन उसमें कई चीजों को महत्वपूर्ण दिशा दी गई। एक तो समाजवादी पार्टी की उनके गले नहीं उतरेगी, चाहे उन्हें कहीं पैसे पावर सेंटर के साथ बैठना पड़े, पहला। दूसरा संदेश ये दिया गया दलितों से कि भाई आपको बंटना नहीं है, यदि आप बटेंगे तो ये आपका नुकसान होगा। वो चाहती हैं कि आज भी चंद्रशेखर जैसे लोगों को, जिनको मंच से उन्होंने कहा दलाल और पैसे को लेकर जो आरोप उन्होंने लगाए, बिकाऊ, जो शब्द बिकाऊ का इस्तेमाल उन्होंने किया चंद्रशेखर के लिए, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना है, आपको बंटना नहीं है। तीसरा, अखिलेश यादव जो पीडीए बना रहे हैं उसमें जो दलित है वहां आपको नहीं जाना है, आपको हाथी के साथ रहना है। और जो योजनाओं के नाम पर आपने देखा होगा, जो आकाश आनंद है, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शासन चाहिए, राशन नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि भाई आज भी उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की राशन के नाम पे, सुविधाओं के नाम पे कहीं ना कहीं दलित वोट ले रही है। तो ये तमाम जो संदेश हैं, जैसे कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आप याद कीजिए जब काशीराम जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस वक्त मायावती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। तो आज वही दर्जा काशीराम जी के बाद आकाश आनंद को मायावती जी दे रही हैं। तो सबको पता है कि लीडरशिप जो है आने वाले टाइम में आकाश आनंद के हाथों में होगी। और आकाश आनंद को लेकर जो जोश और जो नारेबाजी वहां हुई, मुझे लगता है कि बसपा के लिए एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंप है। और इसमें जो आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये कह रहे हैं और अखिलेश यादव ये कह रही हैं, अजय राय ये कह रहे हैं, तो मैं तो उन लोगों के लिए यही कहूंगा
के साथ रहो तो सबसे बेहतर पास रहो आभारी हैं, और सत्ता की कविता से केवल इतने हिस्सेदारी है। और कितनी हिस्सेदारी है ये आप देख रहे हैं कि जो कुमार विश्वास है उनकी ये कविता है। तो सत्ता से कविता की केवल इतनी हिस्सेदारी है, तो आगे क्या और हिस्सेदारी बढ़ने वाली है सत्ता के साथ मायावती की, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सचिन जी, यहाँ सवाल उठता है कि ये इतने लंबे समय, आप भी खुद बता रहे हैं कि ये 2012 की सत्ता के बाद में और 2025, वो भी तब जब अक्टूबर का महीना है और लंबा अरसा बीत गया है, और विपक्ष में रह के ये सत्ता से दूर रह के तो व्यक्ति खुद ही खत्म हो जाता है, दल खुद खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी रैली करना और इतनी बड़ी रैली सफल हो जाना बड़ा सवाल या निशान है। क्या मायावती इस रैली को अकेले दम पे कर सकती थी, या पर्दे के पीछे सत्ता कहने के काम कर रही थी? मैंने अनुज भाई ये बात कही थी कि देखिए मायावती का जो वोटर है, हमें ध्यान देना, भावनाओं मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमें ध्यान देना होगा नजमुद्दीन सिद्दीकी के बयान पे, जो इस तरह का आरोप लगा ना उन्होंने, जिन्होंने बसपा में रहते खूब मलाई चाटी, लेकिन जब वोट दिलवाने की बारी आई तो अल्पसंख्यकों का वोट इतना नहीं दिलवा पाए। तो उन लोगों की बात आज वो कांग्रेस में है, तो उस बात क्या वो गलत कह रहे हैं क्या? गंभीरता से लेना या कहना, वो तो विपक्ष में आज आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि मायावती जी ने जो है वो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है, तो वो तो आरोप लगाएंगे। इमरान मसूद खुद आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लग रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती जी ने वहां पर जिस तरीके से बीजेपी के तारीफ की है, उसके जो परिसर है उसके निर्माण को लेकर की हो या फिर उसके रखरखाव को लेकर की हो, तो आरोप तो लग रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें जो हमें समझनी चाहिए कि मायावती जी का जो पेट वोट है ना अनुज भाई, वो उनसे भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ है, उसमें बीजेपी की कोई मदद नहीं है। मायावती ने खुद मंच से कहा कि भाई ये जो लोग आए हैं ये किराए के या पैसे देकर लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी रोटी और प्याज के साथ यहाँ पर एक दिन पहले से डटे हुए हैं। तो मायावती, मैंने अभी कहा कि जंगल में भी रैली करेंगी ना तो उनको सुनने के लिए चले जाएंगे। हाँ, कुछ टेक्निकल चीजें हो सकती हैं जिनका सपोर्ट उन्हें पावर सेंटर से मिल रहा हो, उसमें कोई जैसे और भी चीजें होती हैं पर्दे के पीछे की, वो सपोर्ट जरूर मायावती को मिल रहा होगा। और जब बीजेपी की बी टीम होने का आरोप मायावती पर लगता है, तो फिर चंद्रशेखर पर भी आजकल ये आरोप लग रहे हैं। तो बीजेपी जब चंद्रशेखर को मैनेज कर सकती है, तो भाई फिर तो मायावती जी को मैनेज कर सकती है। तो बीजेपी के अंदर ये ताकत हो सकती है कि दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर रही होगी। ये तो सीधे आरोप लग रहे हैं ना अभी। अब सत्यता कितनी है, जनता उसको कितनी गंभीरता से ले रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि जो बीएसपी का और चंद्रशेखर का जो भाई वोटर है ना, वो इससे बिल्कुल भी इनकार करता है कि ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने नेतृत्व की है, अपनी उस विचारधारा की है जो बाबा साहब जो काशीराम जी आगे लेकर चल रहे हैं। सचिन जी, आपने जब मनोरंजन के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे तो समझिए कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था और इसका मंचन किया जाता था। आपने शायद देखा हो या किसी और माध्यम से आपने कभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हो, लेकिन कहीं पर मुझे देखने का मौका मिला उस टाइम पर जब कोई साधन नहीं होते थे और उसको जो है ना बड़ा रूप दे के उसको तैयार करते थे और उसमें भीड़ भी जुट जाती थी। कहीं कठपुतली बाज नचा तो नहीं रहा इन दोनों दलित नेताओं को, एक बार इसका नंबर लगा देता है, एक बार इसका नंबर लगा देता है नाचने का। पिछली बार यह देखा जाए तो 2024 के चुनाव में चुनाव जिता दिया, ये ऐसा लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिला है, बहन जी को पीछे रखा गया है। ये बात अब बहन जी को आगे बढ़ा दिया, उनको डाउनफॉल पे लाया गया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कठपुतली वाला जो डांस है, जो नृत्य है, जो ड्रामा है, वो कहीं ना कहीं दलित नेताओं के साथ चल रहा है। मैंने ऐसा लोगों का मानना है। आपको भी कहा और मायावती जी ने मंच से कहा, सियासी पंडित बोलते हैं ऐसा, दलित जो उनके समर्थक हैं उनसे कहा कि भाई आप बटेंगे नहीं, अगर आप बट रहे हैं तो पीडीए के नाम पर या चंद्रशेखर के नाम पर, वो आपको नहीं करना है। और जहां तक बात चंद्रशेखर को मैनेज करने की है, देखिए पावर सेंटर्स इस देश में कभी भी किसी को मैनेज कर सकते हैं। आप देखिए कि जो मुलायम सिंह यादव 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, उसके बाद 1991 में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो जब वहां आपस में ध्रुवीकरण की राजनीति हो सकती है, और फिर मायावती गेस्ट हाउस कांड में इतनी पीड़ित रही हो, वो मायावती 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं। तो राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, तो परिस्थितियां कभी भी किसी के साथ मिलाई जा सकती हैं। तो हो सकता है भाई ये दलित वोटों को मैनेज करने के लिए, देखिए सियासत है तो सत्ता दल कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को सोचना है जो वोट दे रहे हैं। चंद्रशेखर को देना है कि भाई मायावती को देना है,
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मायावती की रैली में भीड़ जरूर थी, लेकिन वो वोटों में तब्दील होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साल में मायावती कुछ ऐसा जादू कर जाएंगी कि वो 2027 में चुनाव में सरकार बना लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मायावती जी हमेशा दलित के मुद्दों पर चुप रहती हैं। पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि मायावती ने सिर्फ एक बार ऐसा वक्त आया जब वो शायद 2017-18 का वक्त था, जब सहारनपुर में एक दलित युवक के साथ गलत हरकत हुई और मायावती जी सदन में बोल रही थी, और जब उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में उनको बोलने से मना कर दिया, इस पर आप अलग से प्रस्ताव दीजिए, तो मायावती जी इतने गुस्से में हुई कि वो वहीं पर कागज फेंक कर अपना इस्तीफा दे आई थी। तो लोग उस मायावती को देखना चाहते हैं, ना कि उस मायावती को जो कल मन से बीजेपी की तारीफ कर रही थी। तो अनुज जी, और अभी आपने देखा होगा एक आईपीएस है हरियाणा की जिन्होंने खुदकुशी की है, उस मुद्दे पर भी मायावती चुप रही। इसके अलावा सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर चप्पल जूता उछाला गया, उस पर मायावती चुप रही। पिछले कई वर्षों में दलितों पर शोषण की घटनाएं देश के अंदर, उन पर मायावती चुप रही। तो वो वर्ग ये भी तो चाहता है कि मायावती हमारे लिए कुछ बोले, कुछ हमारे लिए काम करे, दलितों के लिए उत्थान के लिए कोई काम करे, लेकिन मायावती ऐसा नहीं कर रही है। तो फिर आप उम्मीद कैसे लगा रहे हैं कि वो जो वोटर कल वहां आया था वो वोट में या विधानसभा में तब्दील हो जाएगा, जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में 4 बार का शासन रहा हो। आज जो पार्टी एक विधानसभा के विधायक पर सिमट जाती है, जिस पार्टी के कभी एमएलए से सरकारें बनती थी, एमपीज आते थे, 2019 में 10 एमपी थे, आज 2024 में एक भी सांसद नहीं है। तो उन लोगों का आप समझ रहे कि जिस पार्टी का वोट 22% था, आज वो आकर के 8-9% पे टिक गया है। तो फिर सोचना तो मायावती जी को होगा। सचिन जी, आपके वक्तव्य में है ना, आपकी बातों में, आपके इस तरह के कथन से, बयान से ही कुछ सवाल उठ जा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मायावती को लोग बाग वो देखना चाहते हैं जो सदन की मायावती थी, जो इस उनके वोट और उनके सपोर्टर। जी, मैं उनकी सदन में वो जो एग्रेशन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि नेता नेतृत्व करे और संघर्ष के साथ करे, लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी रैली सफल हो जाना और उन लोगों के जाने के बाद सफल हो जाना, आप तो खुद ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया इस रैली को। मैंने ये कहा कि देखिए, मायावती जी का जो वोट है ना भाई, वो आप सहारनपुर भी करती हो रैली तो शायद यहाँ भी लाखों की भीड़ हो जाती। अब तो जंगल की बात करें इस बात को लेकर, जंगल में भी करेंगी तो मायावती का नहीं, आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि वो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा, तब्दील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2019 का आप चुनाव देखिए, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़ी थी, तब जाकर के वो 15-20 सीटों जो है के आसपास प्रभाव अपना डाल पाए थे। लेकिन अब देखिए कि ये लड़ाई विचारधारा की है। एक विचारधारा पीडीए की विचारधारा है, एक विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा है जो एनडीए की विचारधारा है। तो विचारधाराओं का खेल है, जो विचारधारा को टारगेट करेगा उसको वोट पब्लिक देगी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। एक तरफ दलित है, एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ वो ओबीसी है जो बीजेपी को हजम नहीं होता है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, तो वो पीडीए के साथ जाएगा। ऐसा नहीं कि अपना वोट, उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि भैया अब उस आदमी को वोट दो जो बीजेपी को हरा सकता हो। तो उसमें मायावती कैपेबल नहीं है अभी, चंद्रशेखर उसके कैपेबल नहीं है अभी, तो उसके कैपेबल सिर्फ अखिलेश यादव है। पीडीए का गठबंधन है। अखिलेश पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 27 का चुनाव भी पीडीए वर्सेस एनडीए होगा। जैसा आप कह रहे हैं पीडीए, क्योंकि आप सीधा कह रहे हैं कि ये दो तरह की चीजें आमने सामने का रहेगा और तीसरे को शायद मौका ना मिले, क्योंकि जो भाजपा को रहेगा उसको वोट डाला जाएगा। लेकिन क्या मायावती रैली और थैली की नेता हो गई है जो वोट तब्दील नहीं कर सकती इतनी बड़ी भीड़ को? देखिए, तो सीधी सी बात कहते हैं कि भीड़ का एक और सबसे बड़ी वजह है जो बहुत से कम लोग जानते होंगे, अभी जिला पंचायत के चुनाव आने वाले। जी बिल्कुल। तो हर एक जिला पंचायत मेंबर को लगभग 8 से 10 गाड़ी लाने का टारगेट दिया गया था उत्तर प्रदेश में। तो ये भीड़ उसके लिए भी है, ये भीड़ उन लोगों के लिए भी है जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये भीड़ उसको संजीवनी देती हुई नजर आ रही है जिस राजनीतिक दलों में भगदड़ मची हुई थी इधर से उधर। जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई चंद्रशेखर से संपर्क कर रहा है, कोई ओवैसी से कर रहा है, कोई समाजवादी से कर रहा है, तो वो वर्ग अब कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगे, वो रोक लगे, उसको विस्तार रूप देने की कोशिश भी इस रैली के द्वारा की गई कि भैया भागना नहीं है, बसपा तैयार हो रही है, अपनी जमीन 2027 की तैयार कर रही है, आप जिला पंचायत चुनाव की तैयारी करो, विधायक की तैयारी करो, पार्टी आपके साथ है। उस भगदड़ को रोकने की है। दूसरा, जिला पंचायत के लोगों ने इतनी मेहनत कर, कैडर ने मेहनत कर वहां बसपा की रैली को सफल बनाने का काम किया। तो आपने कहा कि भाई वोटों में तब्दील क्यों नहीं होता, यही कारण है कि वोटों में से तब्दील नहीं होती कि जो पार्टी पिछले 10 साल से खामोश रही हो और वो अचानक से इतनी बड़ी रैली कर दे और कल से ट्रेंड कर रहा है कि बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो बताइए अल्पसंख्यक कहाँ बीजेपी बसपा के साथ जाएगा? फिर दलित तो बढ़ सकता है,
चंद्रशेखर में और मायावती में, लेकिन जो युवा चेहरे ना आजकल दलित समाज के, वो भी जाटव और नॉन जाटव, वो आजकल चंद्रशेखर के साथ लगे हुए हैं। मायावती कितना भी प्रयास कर लें, जाटव से वो सरकार नहीं बना सकती है। उसको अल्पसंख्यक भी चाहिए, उसको ओबीसी भी चाहिए और उसको एससी भी चाहिए। 2007 वाला दौर चाहिए। बिल्कुल 2007 वाला दौर, जिसमें ओबीसी भी उनके साथ जुड़ा था, अल्पसंख्यक भी उनके साथ जुड़ा था, तो वो वोटर चाहिए। मायावती को सिर्फ दलितों से, वो भी दलितों में भी अब जो है सिलेक्टिव हो चुकी हैं चीजें। सिर्फ जो जाटव और नॉन जाटव है वही थोड़ा बहुत, वो भी बुजुर्ग जो 30-40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो मायावती को ज्यादा पसंद करते हैं। युवाओं की ज्यादा पसंद जो है वो चंद्रशेखर है। तो अब देखना होगा आने वाले टाइम में क्या कुछ। सचिन जी, यहाँ पे एक बात आ रही है कि जी ये तो सही है कि ये दलित वोटों में बंटवारा बड़ा होने वाला है 2027 के चुनाव की अगर हम बात करें, लेकिन ग्राफ किसका बढ़ेगा किसका ग्राफ घटेगा, क्या लगता है? देखिए बंटवारा ना हो, आप कह रहे हैं कि बंटवारा होगा। नहीं, ये तो सीधा से कह रहे ना हो, इसलिए मायावती जी बोलिए कर लिए। लेकिन होना तो है ना, आपने खुद बोला कि जो यूथ वो जाटा और जो दलित वोट है वो सीधा सा चंद्रशेखर को पसंद कर रहा है। देखिए चंद्रशेखर के पास और जितनी बड़ी के साथ मिलने के अलावा सचिन जी जितनी बड़ी बात अब बोल दी, दलाल जैसे सब ये जो बोले, आप खुद बता रहे हैं इस चीज को कि जिस व्यक्ति के लिए बोले तो कहीं ना कहीं उसके साथ तो दलित वोट खड़ा है आज के समय में। देखो सिर्फ युवा वर्ग खड़ा है, लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं गांव दर गांव और बात करते हैं लोगों से, तो वो आज भी कहते हैं नहीं भाई बहन जी को हम तो अपना नेता मानते हैं, चंद्रशेखर को अपना नेता नहीं मानते। लेकिन जो युवा है वो चुप कर देते हैं, अरे बाबा जी अब आपको नहीं पता है, मायावती जी तो बैठ गई हैं तो अब चंद्रशेखर ही हमारे नेता हैं। तो जो चंद्रशेखर जो एकदम से हाइप लेकर गए थे, कुछ घटनाएं ऐसी हुई, कावेरी का कांड या फिर जो उनकी अभी हाल ही में कुछ फोटोज लीक हुई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डेंट होता हुआ उनकी इमेज पर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर की रैली में भीड़ नजर नहीं आती, चंद्रशेखर जब भीड़ करने पाएंगे तो वो भी भीड़ कर देंगे, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी उनका समाज है। और जो बात आपने कही कि क्या 2027 में दलित वोटरों का बंटवारा होगा, यदि मायावती एक्टिव रही अगले साल तो शायद फिर दलित वोटरों का बंटवारा होगा चंद्रशेखर वर्सेस मायावती में, और वो सीटों के आधार पर होगा कि जिस सीट पर बीजेपी को जो हराएगा दलित और मुसलमान उसके साथ जाएगा। बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि क्या लगता है कि गठबंधन का हिस्सा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के मायावती या बहुजन समाज पार्टी? मायावती जी ने कल कहा जैसा कि कल हम देखने को अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम अपने दम पर सफलता हासिल करेंगे। जो एटवंस तो एकदम दिखाई नहीं दे रहा है कि जो मायावती जी ने कहा कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर सरकार बनाएंगे, तो अभी मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी मायावती के लिए कि एक वर्ष में आप ऐसा क्या कर जाएंगी कि आप सरकार बना लेंगी। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि मायावती कहीं वोट कटवा तो साबित नहीं हो जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या पावर सेंटर्स को पर्दे के पीछे से वोट कटवा होकर के क्या वो लाभ देना चाहेंगे, जो है इनडायरेक्टली लाभ दे सकती हैं, क्योंकि वोट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगह होने की उम्मीद जताई जा रही है यदि मायावती अपना हाइट पे आएंगी तो। लेकिन मैंने फिर कहा वो सिर्फ उन सीटों के लिए है जहां पर मायावती के लिए फेवरेबल सीटें हैं। जो सीटें बीजेपी को हराती हुई नजर आएंगी दलित वहां उसको वोट देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में मायावती का सिस्टम बिल्कुल बहुत स्लो डाउन हुआ है, उनके वोट परसेंटेज बहुत गिरावट आई है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको कि अब आप ये पूछ सकते हैं एक सवाल कि भाई बीजेपी को ज्यादा नुकसान चंद्रशेखर से है या मायावती से है या फिर अखिलेश यादव से है। इसमें कल भी कुछ पत्रकारों ने हमसे सवाल पूछे, तो मैं यही कहूंगा कि भाई अखिलेश यादव को तो बीजेपी की सत्ता से फायदा है और बीजेपी को अखिलेश यादव की सत्ता से फायदा है। 1990 का भी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, तो 1990 में मुलायम सिंह यादव ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। यही कारण था कि ध्रुवीकरण की राजनीति इतनी हुई कि 1991 में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है और वोटों का ध्रुवीकरण इतनी तेजी से हुआ कि सरकार गिर जाती है और 93 में मुलायम सिंह और मायावती सरकार बना लेते हैं। तो ये पैरेलल चीजें चलती हैं। अखिलेश और जो बीजेपी है उनका वोट बिल्कुल अपोजिट है, और ध्रुवीकरण की राजनीति का लाभ अखिलेश भी जमकर लेते हैं और बीजेपी भी जमकर लेती है। तो अब ध्रुवीकरण की राजनीति ही परवान चढ़ेगी और एक पक्ष है एक विपक्ष, एक इंडिया गठबंधन एक सत्ताधारी दल, चुनाव इनके बीच में होगा। जो शक्ति प्रदर्शन यही कहा जाएगा इसको
मायावती का, बहुजन समाज पार्टी का काशीराम की पुण्यतिथि के माध्यम से क्या लगता है कि यह ग्राफ बढ़ा देगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी का? मैंने कहा कि ये भीड़ थी, सिर्फ ये वोटर नहीं थे, ये सपोर्टर थे। आप मानने को तैयार नहीं कि ये वोट मिलेंगे? भावनात्मक तौर पर जुटी हुई भीड़ थी जो मायावती जी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। या मान्यवर काशीराम जी के नाम पे गई भीड़ है? मैं बता रहा हूँ ना कि भाई वो चाहते हैं कि मायावती जी आगे आए, वो लड़ें, वो बीजेपी के साथ मिलने की जो छवि है उससे बाहर निकलें और फिर प्रदेश का नेतृत्व करें। पहली पसंद आज भी उस वर्ग की मायावती ही है, मैं ये कह रहा हूँ। और साइड में अगर आप फिर देखेंगे, फिर मजबूरी में तो चंद्रशेखर के साथ जाएंगे ही जाएंगे, उसके बाद जो मजबूरी होगी फिर पीडीए के साथ जाएंगे। ठीक है, तो मजबूरी है, मायावती अभी उस फ्लैशबैक में नहीं आ रही हैं, तो उस वर्ग की भावनात्मक रैली इसको आप कहिए, ये वोटों में तब्दील नहीं होगी, ये आप भी देख लेना। और जो लोग, जो बसपा के लोग अब संजीवनी मानकर चल रहे हैं, जो सपने संजो रहे हैं कि नहीं बहन जी अब एक्टिव हो गई हैं और जिला पंचायत के चुनाव में टिकटों के खरीदारियों की जो है वो थोड़ी सी बढ़ गया, वो रेट बढ़ जाएंगे टिकटों के। और बहन जी पर तो आपको पता ही, आरोप हमेशा लगते हैं कि भाई बिना पैसे के यहाँ लेन देन के वो रैली थैली साबित हो गई। रैली और थैली के माहिर हैं। वो दौर चला गया कि जब कहते थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, तो वो चीजें अब चली गई हैं। काशीराम जी की विचारधारा को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती हुई मायावती जी नजर आ रही हैं। वो बाम सेव जो बना था बैकवर्ड्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, SC/STs के लिए, उन विचारधाराओं को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। वो जो नारे दिए गए थे DS4 के, दलित शोषित संघर्ष समिति काशीराम जी ने बनाई थी, तो उन विचारधाराओं से कहीं ना कहीं किसी का दबाव मान लीजिए या कुछ मजबूरी मान लीजिए मायावती की, वो वहां पर आकर सेट हो गई। तो मुझे लगता है कि मायावती जी यदि दोबारा काशीराम जी की उस विचारधारा पर लौटेंगी तो फिर पार्टी जरूर संजीवनी पाएगी 2029 के काशीराम की विचारधारा जिंदा चुनाव में। अच्छा, लोकसभा चुनाव 29 तक, 27 में तो कुछ खिलने नहीं वाला भाई। ये तो मैं बता सकता हूँ, ज्यादा मायावती जी मेहनत करेंगी। नहीं, आकाश आनंद का बड़ा चेहरा बन जा रहे हैं, तो क्या उसका लाभ मैंने कल भी कहा कि भाई चंद्रशेखर का बड़ा विकल्प या आकाश आनंद के? मुलायम सिंह के पास तो अखिलेश यादव है, मैंने कल भी कहा, लेकिन मायावती जी के पास अभी सिर्फ आकाश आनंद ही है, जो ना आज तक किसी सदन के सदस्य रहे हैं, ना चुनाव लड़े हैं। तो अभी और 2-3 बार उनको 2-3 बार डिस्कशन। आकाश आनंद के अंदर क्वालिटी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, वो बीजेपी से टक्कर भी ले सकते हैं। अभी आपको देखा होगा, जब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने को बयानबाजी की तो बहन जी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया और फिर पार्टी में लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो आपको स्वतंत्र छोड़ना होगा आकाश आनंद को, और पार्टी का सारा दारोमदार उनके ऊपर तब चेहरे का लाभ मिल सकता है। तब लाभ मिल सकता है। बाकी 27 में बहन जी कुछ गुल खिलाएंगे और चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके समर्थक और उनके नेता कार्यकर्ताओं के अंदर ये कुछ जोश आ गया हो, तो ये थोड़े दिन का जोश है, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और चंद्रशेखर यदि ये सोच रहे हो कि आप अकेले दम पर चुनाव लड़कर कोई कमाल कर देंगे या कोई गुल खिला देंगे, तो उन्हें भी थोड़ा सोचना होगा। यदि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, उसमें जाते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मिलते हैं, कुछ सीटों पर मांग करते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। जैसे क्षेत्रीय दल हो रहे हैं, जैसे बीजेपी के साथ क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, ऐसे समाजवादी के साथ उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, तो अगर वो उनके साथ जाते हैं तो कुछ हो सकता है। अकेले के यदि चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे। यहाँ पे एक बात है सचिन जी, कल की रैली के बाद में जिस तरह के जो है सियासी दलों के बयान आ रहे हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों जो फ्रंट पे बयान दिया है, लेकिन साइलेंट मोड पे है चंद्रशेखर और साइलेंट मोड पे भारतीय जनता पार्टी के हर एक वो नेता, जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह की बात आई है सामने निकल के कि भाजपा ने रैली सफल करा दी, तो कारण क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी के नेताओं में खुशी जरूर हो सकती है कि भाई बहन जी इतनी बड़ी रैली कर दी है वो, और समाजवादी पार्टी पे जिस तरीके से हमलावर हुई हैं, तो उसको लेकर थोड़ी बहुत एनर्जी बीजेपी के अंदर भी है कि भाई इतनी बड़ी रैली सफल की है। हमें लगता था कि कहीं पीडीए के साथ ये वोटर ना चला जाए, क्योंकि बीजेपी की चिंता चंद्रशेखर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बीजेपी की चिंता पीडीए है, अखिलेश यादव है, और अल्पसंख्यक यदि साथ आ जाता है तो फिर वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती। फिर उसके बाद वे जाति, जैसे मान लीजिए गुजर है, गुजर को टिकट दे दिया, भाई सैनी को दे दिया, किसी दूसरे शाक्य को दे दिया, मौर्य को, फिर वो वोटर भी तो उनके साथ जुड़ता है ना, तो फिर वो प्लस वोट जो है कहीं ना कहीं सीट के लिए फेवरेबल होता है। तो बीजेपी की चिंता अखिलेश यादव का पीडीए है, ना कि मायावती और ना ही चंद्रशेखर, और ना ही उनके लिए कोई और क्षेत्रीय दल कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो जानते हैं कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती देगा और मुसलमान और दलित यदि किसी छतरी के नीचे आ जा सकता है, तो अखिलेश यादव की छतरी के नीचे ही आ सकते हैं। अखिलेश उस पर मेहनत भी कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है अखिलेश वर्सेस बीजेपी उत्तर प्रदेश में होने वाली है, लेकिन बशर्ते बीजेपी की जो आपसी फूट है उसमें कितना डेंट वो बीजेपी में करेगी
विधानसभा के चुनाव में ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में और गर्माहट आपको महसूस होगी और जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, निश्चित तौर पर वो मायावती को फिर उसी फ्लैशबैक में देखना चाहेंगे। चंद्रशेखर को कितना नुकसान हो सकता है कल की इस रैली से? चंद्रशेखर और उनके समर्थकों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजकल विदेशों में के टूर कर रहे हैं या फिर दिल्ली ज्यादा समय दे रहे हैं। यूपी में कुछ और चीजें उनको करनी पड़ेगी यदि, और उनको भी फ्रंट पर आना पड़ेगा। जैसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उन्हें भी अपने आप को इस छवि से बाहर निकालना होगा कि आप बीजेपी के द्वारा बनाए गए सांसद हैं, आपको सिक्योरिटी तो बीजेपी ने दी है और आप बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस छवि से चंद्रशेखर को भी बाहर आना पड़ेगा, इन आरोपों से भी चंद्रशेखर को बाहर आना पड़ेगा, तभी वो वर्ग उनके साथ जुड़ पाएगा। नहीं तो फिर उस वर्ग को पीडीए के साथ जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि भाई आपके दो नेताओं की हत्या तो हो ही चुकी है। भले ही मुलायम सिंह के और मायावती जी के विचार आपस में ना मिलते रहे हों, क्योंकि काशीराम अनुज भाई ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने ये कहा कि सत्ता सिर्फ पावर के लिए यूज करनी चाहिए और सत्ता कमजोर लोगों के हाथ में दो ताकि आपकी हिस्सेदारी ज्यादा बढ़े वहां। और वो मुलायम सिंह यादव से जब गठबंधन करने जाते तो उन्हें पिछड़ों का नेता बताते थे, और जब गठबंधन तोड़ने का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि ये तो धोखेबाज हैं, ये तो स्वार्थी लोग हैं। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां मायावती चंद्रशेखर खुद पर एडजस्ट कर सकें, लेकिन चंद्रशेखर तो एडजस्ट कर सकते हैं, मायावती कहां एडजस्ट होंगी, ये एक बड़ा सवाल, ये देखने वाली बात होगी। आपने आरोपों की बात की है, चंद्रशेखर यादव पर जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं, ये लगवाए जा रहे हैं क्योंकि सत्ता का कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए किसी को डाउनफॉल पर लाया जाता है, किसी को अप किया जाता है। तो चंद्रशेखर को आरोप लग रहे हैं या लगवाए जा रहे हैं, किसी को पंच किया जा रहा है। देखिए राजनीति में कुछ भी जायज है, मैं ये नहीं कह सकता कि राजनीति में जो आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ कई बार ऐसा जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो आरोप ही साबित हुए हैं, उसमें कोई सच्चाई साबित नहीं हुई। ऐसा कई बार हुआ है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो तथ्य सामने आए उनसे नेता की छवि भी खराब हुई है। तो फिलहाल मौजूदा दौर में कुछ जो आरोप चंद्रशेखर पर लग रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इनसे दूरी बनानी चाहिए और कावेरी के मामले में वो कई बार अपने स्पष्टीकरण दे चुके हैं, ऐसा ही वो और कई मामलों में अपनी सफाई दे चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं कि चंद्रशेखर को थोड़ा अपनी छवि में सुधार करना होगा, ताकि जिस वर्ग की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस समाज से वो आते हैं, वो समाज खुलकर उनके साथ आए। क्योंकि कल की रैली के बाद यदि मायावती जिले भर की रैलियां करेंगी तो फिर वो चंद्रशेखर के लिए बड़ी मुसीबत देंगी और फिर ये मुसीबत जो है अखिलेश यादव के सामने भी बड़ी होने वाली है और इसमें लाभ सीधा बीजेपी को होगा। तो हाल फिलहाल में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी का यह कहना है कि मायावती ने रैली और थैली, हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे जंगल में भी करेंगे रैली तो कामयाब हो जाएगी, और ऐसे में जो इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए काशीराम जी के विचारों को जिंदा करना होगा और 2029 तक कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जय इतना लंबा समय वनवास को जो बिता रही है मायावती, इसमें कहीं ना कहीं दलित वोट जो भावना से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि मेरी नेता संघर्ष करे, वो संघर्ष बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। आपने बात की, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।